Hello everyone. This video is for the electromagnetic induction CET 2022. आई होप आपने अब तक 2020 और 2021 के वीडियो देख लिए होंगे क्योंकि 2020 के वीडियो में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्रेंज प्रॉब्लम्स थे। 2021 के सीईटी में लेस नंबर ऑफ स्ट्रेंज क्वेश्चंस थे। तो इफ यू आस्क मी, अगर एक टॉपर का मोटिव अगर आप लोग देखोगे तो टॉपर को 2020 पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। एंड जिसको मिड लेवल पे स्कोर का थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, जिसको मिड लेवल के न्यूमेरिकल्स पहले हार्ड पड़ते हैं, हाई लेवल के बाद में करने की इच्छा लगता है, वो पहले 2021 का अटेम्प्ट करें। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ 2022 पेपर। नाउ आई डोंट नो व्हाट्स इन स्टोर फॉर अस, लेट्स फाइंड आउट। A step down transformer has NS to NP ratio of 20:1. Okay. सबसे पहला चीज स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन का क्या मतलब होता है? मैंने आपको हमेशा बोला है, ट्रांसफार्मर का जॉब वोल्टेज में चेंज करना होता है कि करंट ये चेंज करना होता है। चेंज दोनों होता है, बट ट्रांसफार्मर का मेन मोटिव क्या होता है? वोल्टेज चेंज करना। अभी स्टेप डाउन है मतलब द वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल मस्ट डिक्रीज। अब हम लोग ने ये चीज सीखा है, द ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। अगर आप ट्रांसफार्मर का इक्वेशन देखोगे तो ये होता है ES अपॉन EP विल बी इक्वल्स टू NS अपॉन NP। सबसे पहला, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे ट्रांसफार्मर का काम वोल्टेज को अफेक्ट करना होता है, और यहाँ पे स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन का मतलब वोल्टेज इन द सेकेंडरी शुड डिक्रीज, और वोल्टेज इन द सेकेंडरी शुड डिक्रीज, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स इन द अपना सेकेंडरी शुड बी लेस। नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी मस्ट बी लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। और इन्होंने यहाँ पे दिया नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज 20, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज 1। तो ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन, सबसे पहले गलत इंफॉर्मेशन है। ठीक है, नाउ आप लोग पहले ये देखो, यहाँ पे 8 वोल्टेज है और 0.4 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये दोनों आपके सेकेंडरी में दिया है। और आपको बोला व्हाट इज द प्राइमरी करंट, मतलब बेसिकली आपको आईपी ढूंढना है। नाउ सी दिस इज द रॉन्ग डेटा, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, ये तो रॉन्ग है, ये पक्का है। अभी क्या रॉन्ग है? स्टेप अप लेके ही राइट लेना है या स्टेप डाउन लेके इसको एनपी और एनएस बोलना है, ये देखना पड़ेगा अभी। तो इसके लिए मैं आपको हिंट बता रहा हूँ पहली बात तो ये सवाल रॉन्ग है। नेक्स्ट, ये 8 वोल्टेज डेवलप हुआ है इन द सेकेंडरी। सो मतलब आपके पास वोल्टेज इन द सेकेंडरी पता है। ठीक है, तो वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस क्या, तो क्या मिलता है? करंट मिलता है। तो करंट इन द सेकेंडरी मिल जाएगा। देखो तो फिर कितना रहेगा? वोल्टेज 8 है, रेजिस्टेंस 0.4 है, दैट इज 80/4 विच इज इक्वल टू 20। दैट मीन्स यू गेट द करंट इन द सेकेंडरी एज 20 एम्पियर। तो करंट इन द प्राइमरी विल बी व्हाट? ठीक है ना, आपको कहीं पे भी यहाँ पे 20 से ज्यादा नंबर दिख रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है। तो इट सिंपली मीन्स आपको आईपी ढूंढना है, एंड द करंट इन द प्राइमरी शुड बी लेस देन द करंट इन द सेकेंडरी। यहां तक समझा है? तो क्या आंसर रहेगा? बहुत सिंपल। हम लोगों ने यहाँ पे ईएमएफ का फॉर्मूला याद रखना है। आप लोगों को हर एक को ईएमएफ का फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला ये होता है, EMF in the secondary by EMF in the primary will be number of turns in the secondary by number of turns in the primary, and that will be current in the primary by current in the secondary. यहाँ तक क्लियर है अच्छे से? आपको यहाँ पे क्या ढूंढना है? करंट इन द प्राइमरी ढूंढना है। तो करंट इन द प्राइमरी विल बी इक्वल्स टू द करंट इन द सेकेंडरी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो। अब ऑब्वियस सी बात है, करंट इन द प्राइमरी विल बी इक्वल्स टू करंट इन द सेकेंडरी इज 20 इंटू नंबर का रेशियो में क्या लू? अब 20/1 तो नहीं ले सकता, 20/1 नहीं ले सकता ना, इसलिए मैंने बोला था ये सवाल रॉन्ग है। तो ऑप्शन राइट आने के लिए एनपी अपॉन एनएस देता हूं मैं। ये 20/1, एनपी एनपी इज 20 एंड एनएस इज 1। तो ऊपर एनएस था, नीचे एनपी था, तो एनएस इज 1, ये 20, ये उड़ा दो, तो करंट इन द प्राइमरी इज 1। ये सब हेडेक नहीं पालने का, बस याद रखने का शांति से कि आंसर ये 20 का फैक्टर होगा, बस इतना याद रखो। जो रेशियो साइड्स का होता है ना बच्चों, जो रेशियो साइड का होता है वही फैक्टर से आपको ये चेंज करना है, मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो करंट अपने को मिल गया था अपने को सेकेंडरी में 20, तो या तो 20 इंटू 20 कर दो, तो वो तो ऑप्शन आ ही नहीं रहा है।
तो 20/20 कर दो, वो ऑप्शन आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two coils A and B are placed in a circuit. When current in the coil A changes by this much, the magnetic flux in the coil B changes by this much. The mutual induction is how much? बहुत सिंपल सा सवाल है। आप सोचो, प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करने से सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज हो गया, मतलब ऑब्वियस सी बात है, आपके पास दो कॉइल है, कॉइल नंबर 1 और कॉइल नंबर 2। कॉइल नंबर 1 में करंट है, तो कॉइल नंबर 1 में करंट होने से उसका उसका फ्लक्स बनेगा, और वो फ्लक्स कॉइल नंबर 2 पे लिंक होगा। तो द फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकंड कॉइल is directly proportional to the current in the first coil. तो flux in the second is equals to mutual induction into the current in the first. खत्म। अब यहाँ पे आपको चेंज बोला है, तो क्या करेंगे, अपन चेंज की जगह पे डेल्टा लिखेंगे, तो डेल्टा ऑफ आई विल बी इक्वल्स टू m into डेल्टा आई। चेंज इन फ्लक्स इज हाउ मच? 0.16। m तो नहीं पता, बट चेंज इन, अरे यार आई लिखना चाहता है यहाँ पे, डेल्टा आएगा, सॉरी। हाँ, डेल्टा आई। तो डेल्टा आई, आई पे कितने से चेंज हुआ? 0.8 से। इसको इधर भेज दो, तो m इज इक्वल टू 0.16 बाय 0.8। तो भैया छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, इतना तो दिमाग लगा दो, आंसर आ जाएगा। 8 टू द 16 होता है, 8 टू द 16 होता है। इसको दो डिजिट, इसको एक डिजिट से हिलाओ, इसको भी एक डिजिट से, तो ये 1.6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 8 1 जा 80 पॉइंट जा, जेबा है। ठीक है, नेक्स्ट। The self-inductance L of a solenoid of length L and area of cross section A with a fixed number of turns n increases as. Self-inductance L of a solenoid of length small l and cross section area with fixed number of turns, तो n नहीं चेंज हो रहा है, तो दैट ये सेल्फ इंडक्शन इंक्रीजेस बाय, अब मैंने आपको सिखाया फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, तो एल इज इक्वल टू फ्लक्स बाय आई, इधर तक तो पता है बराबर ना। एल इज इक्वल टू फ्लक्स बाय आई। फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया अपॉन आई। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है? म्यू नॉट एन आई, where n is number of turns per unit length into area upon I। अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो एरिया के लिए भी याद रखना है, आपको टोटल एरिया लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे टोटल एरिया लेना पड़ेगा, एंड टोटल एरिया के लिए यहाँ पे एरिया ऑफ वन कॉइल इंटू नंबर ऑफ टर्न्स लेना है एन। ठीक है, खैर, अब जब मैं यहाँ पे, एक सेकंड रुकिए जरा, वापस एक कॉल आ गया। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक कॉल आ गया था इसलिए। नो वरीज, क्लासेस का ये भी करना रहता ना हम लोग को, टाइमिंग वगैरह, तो टाइम टेबल के लिए आया था। नाउ एल इक्वल्स टू फ्लक्स बाय आई, यहाँ पे हम लोग थे, ठीक है, इधर तक आ गया था अपना। ग्रेट। सो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन विच इज म्यू नॉट। ठीक है, करंट करंट उड़ गया। व्हाट इज दिस एन बच्चों? एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब अगर यहाँ पे दिस अगर 100 टर्न्स है, बट इसका लेंथ भी तो होगा फिर कुछ, तो कितने टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, वो होता है स्मॉल एन। तो स्मॉल एन ना लिखे मैं कैपिटल एन बाय एल भी लिख सकता हूँ, कैपिटल एन बाय इनटू एरिया इनटू एन। एल इज म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया बाय एल। प्लीज लर्न दिस फॉर्मूला बाय हार्ट, ये बहुत बार ये फॉर्मूला आता है 2020 के पीवाईक्यू में भी, मैंने बोला था ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेने के लिए डायरेक्टली। ठीक है, सो यहाँ पे म्यू नॉट इज कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स इज कांस्टेंट, उन्होंने ही बोला है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? एल डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स। सो आपको यहाँ पे बढ़ाना है कि कम करना है, इंक्रीज करना है? एल बढ़ेगा कब? जब एरिया बढ़ेगा या लेंथ कम होगा। एल डिक्रीजेस या इंक्रीजेस, ऑप्शन है। जेपा क्या? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। A current of 5 ampere is flowing
ठीक है, करंट 5 एम्पियर, इतना वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर, मतलब वोल्टेज इन द प्राइमरी है 220, करंट इन द प्राइमरी है 5। If the voltage produced in the secondary is 2200, voltage in the secondary is 2200 and 50% power is lost, then the current in the secondary। अब सिंपल है, अगर ये बच्चों आइडियल होता, आइडियल तो आइडियल होता तो पावर सेम रहता है, मालूम है ना? आइडियल होता तो पावर आपका सेम होता, मतलब पावर इन द सेकेंडरी वुड बी सेम एज पावर इन द प्राइमरी। बट एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये आइडियल नहीं है, so power in the secondary is only 50% as that of the power in the primary। तो power in the secondary का formula is Vs Is will be equals to 50%, मतलब half of voltage in the primary into current in the primary, ये formula। अब इसमें खाली आपको वैल्यूज पुट करना है। voltage in the secondary is how much? 2200। current in the secondary नहीं पता, half voltage in the primary 220, current in the primary 5, 0 0 कट, 22 1 जा 22, 22 10 जा 220। यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। अब उस 10 को इधर भेज दो, तो Is इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू 10, तो Is इज इक्वल्स टू 0.25 एम्पियर। झेपा है, आसान सा सॉल्यूशन था ना, बहुत सिंपल। ओके, नेक्स्ट, पांचवा सवाल। व्हेन अ करंट I flows through a coil, it stores the energy E1 in it. Now the current is reduced to I by 2, then the energy stored is E2, then the change in current। अब ये देख के समझ जाना चाहिए भैया कि ये रेशियो टाइप का सवाल है। और एक स्पेशल मिस्टेक, एक स्पेशल अति स्पेशल मिस्टेक जो बच्चों से हो जाता है वो ये होगा, ये शब्द, क्या ये शब्द? चेंज पूछा है। द चेंज इन एनर्जी इज नॉट द फाइनल एनर्जी। इसको कैसे सॉल्व करना है बेटा? सिंपल सा रेशियो टाइप है, बट उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। ये सबसे आपका पहला नियम है, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये तो कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट, ये हटा दो। देखो मैं इसको अपने मेथड से सॉल्व करूँ, तो ये रेशियो टाइप में मुझे इतना समझ में आ गया, तो मैं कांस्टेंट नहीं लिखूंगा। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। इफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा द एनर्जी इन द सेकंड केस by the energy in the first case will be the current in the second case by the current in the first case, or the whole square। How much is the current in the second case? Half। तो मैं इधर लिखूंगा E2 by E1 will be equals to how much is the current? तो current in the second case is half of the current in the first case। और नीचे तो current in the first case ही था, ये उड़ गया, तो क्या आया? E2 by E1 आ गया हाफ का स्क्वायर 1/4। दैट मीन्स आप सोचो, जो न्यू एनर्जी था, न्यू एनर्जी दैट इज हाउ मच? न्यू एनर्जी इज 1/4 ऑफ ओरिजिनल। अगर नया एनर्जी 1/4 है तो चेंज कितना होगा रे बच्चों? नया 1/4 है तो चेंज कितना होगा? 1 माइनस 1/4, वो कितना होता है फिर? 3/4 होता है। झेपा क्या? तो ये 3/4 एनर्जी द चेंज पूछा है। अगर ये पूछा होता कि व्हाट इज द फाइनल एनर्जी, तो ये आंसर होता, बट यहाँ पे ये नहीं पूछा, आपको चेंज पूछा है, तो सी आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगला सवाल, an average EMF of 0.5 volt appears in a coil when the current in it changes from this much to this much in opposite direction in 0.8 सेकंड। अब ये क्वेश्चन सीईटी में आया है, बट मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ इसके ऑप्शन से। क्या होता है पता है क्या? बहुत सारे बच्चों को ज्यादातर रॉन्ग आंसर आएगा। अगर कोई एक ऑप्शन ऐसा जीरो रहता था ना, तो बहुत सारे बच्चों को रॉन्ग आंसर आया रहता, पक्का है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ईएमएफ का फॉर्मूला, अभी ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन फ्लक्स, मतलब डी∅dt। और फ्लक्स तो सबको रखता है, फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई। अब एल तो कांस्टेंट रहता है, तो ईएमएफ इज नथिंग बट चेंज इन फ्लक्स, बट फ्लक्स क्या है? एल आई बाय चेंज इन टी। तो ईएमएफ का फॉर्मूला विल बी, एल बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आएगा? चेंज इन करंट बाय चेंज इन टाइम। इसी को आप लोग डेरिवेटिव के टर्म्स में लिखते हो, ऐसे लिखते हो E इज इक्वल टू डी∅dt, बट फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, तो आप लोग लिखते हो E इज इक्वल टू
डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स विच इज एल आई, एल को बाहर निकालते हो तो अंदर क्या आता है, डी आई बाई डी टी, यही होता है ना। हाँ, मैं डी की जगह पे यहाँ पे सिर्फ डेल्टा लिखा, ज्यादा कुछ जोड़ नहीं किया। अभी चेंज इन द करंट इज हाउ मच। अभी बहुत सारे बच्चों को लगता है सर पहले भी करंट 10 था, बाद में भी 10 है, तो चेंज इज जीरो। गलत, चेंज इज नॉट जीरो। नहीं, चेंज इज नॉट जीरो, द चेंज इज 20। करंट 10 से जीरो पे आया और जीरो से पीछे के साइड में 10 में गया। आप सोचो ना, इट्स जस्ट लाइक ये कार है, ठीक है, कार है जो 10 की स्पीड से जा रही है। 10 की स्पीड पे कार को जाके रोकने में एफर्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? 10 की स्पीड पे जो कार है उसको रेस्ट पे लाने में एफर्ट लगेगा, और वो रेस्ट पे लाके वापस से उसको पीछे भेजने में भी एफर्ट लगेगा। मतलब यू कांट से ना कि कार आगे जा रही थी 10 की स्पीड में, उसको पीछे 10 की स्पीड में फिर भेजने में एफर्ट नहीं लगा। अरे ऑफ कोर्स एफर्ट लगा, उल्टा डबल एफर्ट लगा। कार को रोकने में जितना एफर्ट लगा था उससे डबल एफर्ट लगा रोक के पीछे भेजने में। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको। इसलिए द चेंज इन द करंट इज हाउ मच, द चेंज इन द करंट इज 10 माइनस ऑफ माइनस 10 विच इज इक्वल टू 20। सो ईएमएफ इज इक्वल टू एल इंटू 20 है चेंज इन करंट, और जो समय बदला है वो कितना बदला है, 0.8 सेकंड। और ईएमएफ भी दिया आपको 0.5। 0.5 इज इक्वल टू एल इंटू 20 बाय 0.8। इसको इधर भेजो, 0.5 इंटू 0.8 और 20 को इधर भेजो बाय 20 इज इक्वल टू एल। 8 5 40, ये 0.4 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8 5 40 होता है, तो ये हो जाएगा 0.4 बाय 20 विच इज नथिंग बट, सुनो ऑप्शंस देखो, मिली दिख रहा है, मिली, ये आंसर हम लोग का हेनरी में आएगा। ये आंसर हम लोग का हेनरी में आएगा। हेनरी को मिली हेनरी में कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे 1 मीटर इज 1000 मिलीमीटर, तो 1 हेनरी इज हाउ मच, मिली हेनरी, इंटू 1000 मारना पड़ेगा। तो 0.4 इंटू 1000 मार दो तो ये हो जाएगा मिली हेनरी, और नीचे 20। अब आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल सा, ठीक है। 3 जीरोज है, तो 3 से इसको शिफ्ट कर दो, 1 से शिफ्ट किया तो 4 हो जाएगा, 2 से शिफ्ट किया तो 40 हो जाएगा, 3 से शिफ्ट किया तो 400 हो जाएगा, नीचे 20 है, आंसर आ जाएगा 20 मिली हेनरी। झेपा है क्या? आसान था एकदम, झंडू सवाल। अगले न्यूमेरिकल पे जाते हैं। A wire of certain length carries a steady current. It's first bent to form a circular coil of 1 turn. The same wire is then bent to form a circular coil of 3 turns. Then the ratio of magnetic induction at the center of the coil in the both the cases is how much? अभी मैं लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ये बनाना चाहिए था मैंने, ब्लैक स्क्रीन बना के सॉल्व करना, बट आई गेस नहीं किया। तो यहाँ पे अच्छे से बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास एक वायर है, ठीक है, जो भी लेंथ है। उसके बाद ये वायर को आपने बेंड किया। अब ऑब्वियस ही बात है, जब आप इस वायर को बेंड करोगे, ठीक है, आप लोग सोचो, जब आप लोग इस वायर को बेंड करोगे ऐसे, तो वायर बेंड होके जैसे ही वो सर्कल की ओर पे बनने वाला रहेगा, लेंथ तो सेम रहेगा, इतना तो क्लियर है। अगर मैं इस वायर को बेंड भी करूं, देखो ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये जो लेंथ था, अगर ये 10 मीटर लेंथ है वायर का, तो ये भी 10 मीटर ही होगा। इसको बेंड करते करते ये भी आपका 10 मीटर ही होगा। तो आई कैन से, अगर मैं पूरे वायर को बेंड करके सर्कल एक बना दूं, ठीक है, अगर मैं पूरे वायर को बेंड करके एक सर्कल में बना दूं, तो आई कैन से कि द लेंथ ऑफ द सर्कल विच इज नथिंग बट सर्कमफरेंस, तो सर्कमफरेंस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर। ये तो क्लियर है। अभी इन लोग ने क्या बोला है कि सबसे पहले अपन एक ऐसा सर्कल बना है जिसका एक टर्न है। देखो, इट इज फर्स्ट बेंड टू फॉर्म अ सर्कल ऑफ 1 टर्न। पहले 1 टर्न का सर्कल है, उसके बाद द सेम वायर इज देन बेंड टू फॉर्म अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 3 टर्न्स। इसके बाद अपन इसके 3 टर्म्स बनाए। देन द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर इज हाउ मच। ओके, मैग्नेटिक इंडक्शन का क्या फॉर्मूला सिखाया मैंने सर्कुलर कॉइल का, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाय 2R। यहां तक क्लियर है? ये तो फॉर्मूला सबको अच्छे से रखता है, ठीक है ना। यहाँ पे म्यू नॉट इज कांस्टेंट हटा दो, क्योंकि रेशियो टाइप है यार, देख के समझ रहा है। करंट भी सेम रहेगा, आप वायर को एक टर्न लो या 100 टर्न लो, करंट तो सेम जा रहा है। टू भी कांस्टेंट है, तो क्या बचा, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मेरे मेथड से सॉल्व करो, बहुत आसान है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अभी फर्स्ट केस में एक टर्न था, ठीक है। सो नाउ लेंथ कितना रहेगा, लेंथ का फॉर्मूला रहेगा 2 पाई R1, ये पहला केस में R1
ये एक टर्न था, तो एक ही सर्कल था, तो लेंथ होएगा 2πr1। सेकंड केस में क्या होगा, अब आप बताओ सेकंड केस में क्या होगा। सेकंड केस में होगा ये कि यहाँ पे दो टर्न्स हो गए, रेडियस तो छोटा होगा ही, बट टर्न्स का नंबर इंक्रीज हो गया। तो सेकंड केस में आपके पास दो टर्न है, तो टोटल लेंथ क्या आएगा फॉर्मूला, एक टर्न अगर एक बनाया रहता सर्कल तो उसका लेंथ आता 2πr2, बट यहाँ पे दो दो सर्कल है, तो इंटू टू। नाउ यू कैन से द टोटल लेंथ डज नॉट चेंज, द टोटल लेंथ शुड बी सेम ना, एक बड़ा वायर को एक सर्कल बनाया दो सर्कल बनाओ, लेंथ तो सेम रहेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। तो आई कैन से देयरफॉर 2πr2 इंटू टू, ये सेकंड वाला है, सेकंड वाला केस में ये लेंथ दैट शुड बी इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितना है 2πr1, तो 2π उड़ा दो, तो कितना है r2, r2 इज इक्वल्स टू r1 का आधा, ये टू उधर भेज दिया ना, तो r2 इज r1 का आधा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ तक तो सबको क्लियर, एकदम इजीली, आसान था ना। ठीक है, अगर कोई इशू रहेगा तो भैया मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर आप लोग वीडियो से देख सकते हो, आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, नाउ अभी एक चीज पे आपको ध्यान देना है। यहां तक तो रेडियस का लॉजिक मिल गया। अब इसके बाद जब आप लोग मैग्नेटिक फील्ड का सॉल्व करोगे, कौन सा रेशियो लेना है, फर्स्ट बाय सेकंड लेना है कि सेकंड बाय फर्स्ट लेना है, पहले देखो। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इन द टू केसेस, जब कुछ मेंशन नहीं किया होता फर्स्ट बाय सेकंड, सेकंड बाय फर्स्ट, देखो यहाँ पे मेंशन नहीं किया, हियर दे हैव नॉट मेंशन्ड, हियर दे हैव नॉट मेंशन्ड फर्स्ट बाय सेकंड या सेकंड बाय फर्स्ट, तो उसमें हमेशा फर्स्ट बाय सेकंड लेके चलना है। अगर मेंशन नहीं किया ना बच्चों, तो फर्स्ट बाय सेकंड लेके चलना है, बस इतना याद रखो। अगर मेंशन नहीं किया तो फर्स्ट बाय सेकंड, तो यू विल से, ओ भाई अपना, सॉरी यार, ये प्रॉब्लम हो गया स्क्रीन का, कोई ना। अब इतना तो सबको समझ में आ गया ना भैया, कि सेकंड का अगर दो टर्न्स है तो रेडियस हाफ हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। बस उसके आगे क्या करना है, अब देखो, जब फर्स्ट केस लिया था मैंने, फर्स्ट केस में एक टर्न था, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड इन द फर्स्ट केस इज म्यू नॉट आई बाय 2r1, बराबर। सेकंड केस में क्या था, सेकंड केस में दो टर्न्स थे, फर्स्ट केस में एक ही टर्न था, तो सेकंड केस में v2 इज हाउ मच, म्यू नॉट आई बाय 2r2, ये तो हो गया एक का, बट नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना है, मैंने आपको हमेशा से सिखाया है। 20 और 21 का पेपर देखोगे आपको समझ जाएगा। जब भी टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन टर्न, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दो है, ये लॉजिक है, जेपा क्या सबको। तो वही लॉजिक मैंने यहाँ पे लगाया, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई किया, तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे दो है, तो b2 इज हाउ मच, b2 इज ट्वाइस म्यू नॉट आई बाय 2r2, b2 मिल गया, b1 मिल गया, रेशियो ले लो, b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू, जो सेम टर्म से उड़ाना है, ठीक है, तो म्यू नॉट आई बाय 2r1 होल डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स म्यू नॉट आई बाय 2r2, म्यू नॉट आई उड़ गया, एक टू उड़ गया, तो क्या दिख रहा है ये, देखो a बाय बी बाय सी बाय डी, झेप रहा है क्या, a बाय बी बाय सी बाय डी, तो आपको इजीली आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अरे यार ये थ्री टर्म्स है, मैं टू टर्म्स कहाँ से अज्यूम किया, ऑप्शन देखिए अब मुझे रियलाइज हुआ, यहाँ पे तो आपको थ्री टर्म्स दिया ना, माय बैड, तो तीन टर्म्स ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है, तीन टर्म्स ले लो। इनफैक्ट एक काम करते हैं ना अपन, लेट्स से कि n नंबर ऑफ टर्म्स से सॉल्व करते हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स से, स्टिल इट डजंट मैटर। तो आई कैन से फर्स्ट केस में एक टर्न था, ठीक है, तो टोटल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ का फॉर्मूला होता है 2πr1। सेकेंड केस में यहाँ पे दो टर्न तीन टर्न हमको फर्क नहीं पड़ता, मैं डायरेक्टली लेता एन टर्न, देख लो सेकंड केस में एन टर्न्स, हमको एक्चुअली जनरल फॉर्मूला बनाना बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल केसेस में क्या है, अपन वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं, मेरा चॉइस जो रहता है ना, वो वैल्यू लेके सॉल्व करना नहीं होता है, मेरा चॉइस होता है कि अपन जनरल लेंगे। तो सेकंड केस में लेट्स से द नंबर ऑफ टर्न्स इज n, जो मुझे भी नहीं पता कि कितने, तो भी द लेंथ का इट विल बी फॉर्मूला 2π नया रेडियस इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, ऑब्वियसली। एक सर्कल का लेंथ होता है सर्कमफेरेंस, दो सर्कल का 2 इंटू सर्कमफेरेंस, तीन सर्कल का 3 इंटू सर्कमफेरेंस, तो फिर n सर्कल का अपना फिर कितना n इंटू सर्कमफेरेंस। अब दोनों लेंथ सेम है,
तो मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा, सो इट विल बी 2 पाई r1 विल बी इक्वल्स टू 2 पाई r2 इंटू n। 2 पाई उड़ गया, तो क्या मिला, r1 इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ r2, या r2 इज इक्वल्स टू 1 बाय n टाइम्स ऑफ r1। यहां तक तो क्लियर है सबको? ग्रेट। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ। मैग्नेटिक फील्ड अगर एक टर्न होता है तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाय 2r, ये एक टर्न के लिए। अगर n टर्न्स रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आएगा? अभी सेकंड केस में म्यू नॉट आई बाय 2r2 तो हो गया इनटू n। n टर्न्स, एक टर्न के लिए फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 2r, और n टर्न्स के लिए म्यू नॉट आई बाय 2r इनटू n। तो डायरेक्टली रेशियो ले लो, यू कैन इजीली से b1 by b2 is how much? कांस्टेंट्स उड़ा दो, म्यू नॉट आई 2 2, तो क्या दिखेगा इधर पे? b1 का r1 नीचे आएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। b1 का r1 नीचे आएगा, ठीक है, r1 नीचे आ गया। b2 जहां पे है वहीं पे n दिख रहा है, b2 जिधर पे है वहीं पे n दिख रहा है, तो b2 नीचे तो इधर पे n दिख रहा है, और b2 जिधर पे उसके ऑपोजिट में r2 है, तो b2 नीचे तो r2 ऊपर आएगा। यहां तक तो सबको समझ में आ गया है? आई होप यहां तक तो सबको समझ में आ गया। Now what you have to substitute? You just have to substitute R1 या R2। कौन सा ठीक लग रहा है? मेरे ख्याल से R1 पुट करना इजी पड़ रहा है। R1 is n times of R2, तो R1 को मैं चेंज कर देता हूँ। तो दिस इज R2 as it is, नीचे n as it is, and how much is R1? R1 is n times R2। R2 उड़ गया, तो क्या आया? B1 by B2 will be 1 by n square। कितने टर्म्स है? अभी जनरल फॉर्मूला हो गया ना, अब हेडेक ही नहीं आपको, जितने भी टर्म्स है तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो टर्न्स का रेशियो दिया है, मतलब कि टर्न्स दिए 3, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9, तो 1/9 आपका आंसर है। झेपा है? ये क्यों ऐसा चेंज हुआ, उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन या शॉर्टकट रीजन ये होता है, टर्न्स बढ़ने से, ध्यान से सुनना, टर्न्स बढ़ने से रेडियस कम होता है। साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड में, याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड में नंबर ऑफ टर्न्स भी है और मैग्नेटिक फील्ड में रेडियस भी है। इनफैक्ट अगर मेरा प्रेफरेंस वाला मेथड चूज करना है ना, तो मैं ये सब नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मुझे इतना पता है, टोटल लेंथ सेम रहेगा। टोटल लेंथ, टोटल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफरेंस इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। 2 पाई हटा दो तो मुझे दिख रहा है कि r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। यहां तक क्लियर है क्या? रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। अब उसके बाद फॉर्मूला देखो भैया, फॉर्मूला देखो, बहुत सिंपल है। मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला? मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू n एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू n इनटू 1 बाय r। यही है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू n इनटू 1 बाय r। बट रेडियस और n ऑलरेडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1 बाय r ना लिख के मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 बाय r ना लिख के मैं n लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पे 1 बाय r ना लिख के और एक n लिख सकता हूँ, तो b इज प्रोपोर्शनल टू n इंटू n। ये मेरा मेरा प्रेफरेंस होता है, तो मुझे डायरेक्ट मिल गया b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो मैं वैल्यू नहीं पुट करता, सीधा सीधा बोलता b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। फर्स्ट केस में n इज इक्वल टू 1, सेकेंड केस में n इज इक्वल टू 3, तो डायरेक्टली b1 by b2 will be b1 का n by b2 का n द होल स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर था। n1 था, ये 3 था, बाय 9 डायरेक्ट आंसर। दे पाए कि नहीं रे? मजा आ गया? मजा आना ही मांगता। अगला सवाल, a toroid is a long coil of wire of n turns wound over a circular pole. Okay, if I am not wrong, यही आंसर, यही सवाल 2020 के इसमें आया था और उसमें रॉन्ग आंसर दिया था, याद है? कोई तो एक नंबर था, मुझे याद नहीं आ रहा क्वेश्चन नंबर क्या था, और मैंने बोला था कि डेफिनेटली वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे भी देखते हैं कि क्या लॉजिक होगा। पहली बात, टोरॉइड का आप लोग प्लीज साइंस को समझ जाओ, टोरॉइड के साइंस को कि क्या होता है टोरॉइड। अब देखो, मान लो ये एक टोरॉइड है अपने पास, ठीक है, यहाँ पे अपन ने कॉइल लाया है, ऐसा। आर्टिस्टिक एबिलिटीज को इग्नोर करो मेरे,
पिकासो भी शर्मा जाए, वो सब इग्नोर कर लो। मैं खुद शर्मा जाता हूँ, पिकासो की क्या बात कर रहा हूँ। वेरी बैड। हैव आई रियली डन इंजीनियरिंग? आई डाउट। ओके। अभी जब आपके पास एक टोरॉइड होता है ना, उसमें एक चीज बहुत जरूरी है याद रखना, ये जो आपका स्मॉल सर्कल दिख रहा है ना, ये वाला सर्कल, ये वाले का रेडियस होता है स्मॉल आर। ठीक है, ये वाले का रेडियस। उसके बाद ये एक रेडियस होता है, वो कैपिटल आर होता है, इसके मीन वाले से रेडियस कैपिटल आर होता है, इतना याद रखो। अभी मुझे एक बात बताओ, फ्लक्स जो पास हो रहा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, नहीं क्या ये पूरा अंदर से घुसता है ना, ये पूरा अंदर से वो गोल घूमता है रे। फ्लक्स पता होना चाहिए। ये फ्लक्स ये पूरे कॉइल में से गोल घूमते रहता है, फुल कॉइल में। नो स्टार्ट नो एंड, ये कॉइल के अंदर आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो बताओ फ्लक्स कौन से एरिया से पास हो रहा है? फ्लक्स पासेस थ्रू हाउ मच एरिया? फ्लक्स passes through the small area. Small area is what? How much is the small area? Pi into small r square. ये चीज याद रखना बस, इतना याद रखना, ठीक है? Small r square. Great. Now let's solve the question. आपको बोला है a toroid is a long coil of n turns wound over a circular coil. The coefficient of self induction is how much? Okay. Now my dear students, the formula. ठीक है? The formula is, सबसे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला होता है L into I. तो L इज इक्वल टू फ्लक्स बाय आई। यहाँ तक तो क्लियर है? तो L इज इक्वल टू फ्लक्स का क्या फॉर्मूला था? मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया बाय आई। मैंने 100 बार बोला है, ये वापस 100 बार बोलूंगा। मैग्नेटिक फील्ड टोटल, एरिया भी टोटल। क्लियर है? अभी L का फॉर्मूला, बच्चों अगर एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड पता होता है ना आपको, तो डायरेक्टली ऐसा बोलते हैं, बी की जगह पे क्या लिखते हैं? टोटल एन। हाँ, टोटल एन मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एक कॉइल, अगर ऐसा है तो। लेकिन लकीली टोरॉइड में टोटल मैग्नेटिक फील्ड का ही फॉर्मूला है। मैंने हमेशा से बोला है, अगर आपके पास टोरॉइड या सोलेनॉइड नहीं दिया है और सिर्फ एन नंबर ऑफ टर्न्स दिए ऐसे गोल वाले, तो उसमें क्या फॉर्मूला है? एल का। एल का फॉर्मूला इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एन इंटू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन कॉइल इंटू द टोटल एरिया, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एन इंटू द एरिया ऑफ वन कॉइल। तो एल इज इक्वल टू एन स्क्वायर होता है वो, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एक कॉइल का फॉर्मूला इज म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू एरिया का फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर। वो वाले केस में, ठीक है? तो एक आर आपका उठ जाता है, ये जो जो भी फॉर्मूला था, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है एल का फॉर्मूला, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई, ठीक है, पाई आर। ऐसा कर सकते हो, नहीं तो इसको आप लोग एरिया भी लिख सकते हो। अगर सिर्फ एरिया लिखना है तो सिर्फ एरिया भी लिख सकते हो, और एन स्क्वायर एज इट इज रख सकते हो। तो एल का और एक फॉर्मूला होता है एन इंटू एन एन स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड एक कॉइल का फॉर्मूला आपको पता है, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू एरिया। ये भी कर सकते हो। यहाँ पे ये सब का हेडेक पालना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टोरॉइड का डायरेक्टली फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, तो ये सब हेडेक नहीं पालना है। अभी एल का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द टोरॉइड, टोटल का डायरेक्ट फॉर्मूला है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसको एन से मल्टीप्लाई मत करो, डायरेक्ट उसका फॉर्मूला है। डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइड? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइड का फॉर्मूला, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइड का फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई डायरेक्ट। व्हाट इज एन? व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और लेंथ में क्या आता है बेटा? लेंथ में आता है इसका सरकमफेरेंस, ये पूरे का सरकमफेरेंस। तो देखो अभी सेल्फ इंडक्शन इक्वल्स टू बी का फॉर्मूला इज म्यू नॉट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट इनटू टोटल एरिया। में कैसे निकालता हूं टोटल एरिया? टोटल एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल एरिया का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एरिया ऑफ एक कॉइल अपॉन आई। आई हो गया कट। एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू, ये एन क्या था? ये था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो दिस इज टोटल एन बाय एल इंटू एक एन हो गया और एक एरिया हो गया। तो क्या फॉर्मूला हो गया इसका? म्यू नॉट एन स्क्वायर जेपा एरिया अपॉन लेंथ। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको रट्टा मारना है। हर सीईटी में, हर न्यूमेरिकल में, ये मैं आपको भले अभी बता रहा, आपके सीईटी एग्जाम में आपको डायरेक्ट इधर पे जंप करना है, डायरेक्ट इधर पे जंप करना है। इनफैक्ट ये देख के भी आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आंसर आएगा ना। एक सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बोला था सबसे पहले, वो ये था, कौन सा एरिया लेना है? वो एरिया लेना है जहां से फ्लक्स पास होता है। क्या फ्लक्स ये बड़े सर्कल से पास होता है पूरे? बताइए, क्या फ्लक्स ये बड़े सर्कल से पास होता है पूरे? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट सर। फ्लक्स passes ओनली फ्रॉम द स्मॉल स्मॉल एरिया। इसीलिए द फॉर्मूला फॉर द स्मॉल एरिया इज पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। जेपा है स्मॉल एरिया, ये वाला, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ पे म्यू नॉट एन स्क्वायर एज इट इज,
लेंथ कितना है, लेंथ, इस पूरे का लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ होता है वो टोरॉइड का लेंथ, दैट इज द सर्कमफरेंस, 2 पाई इंटू कैपिटल आर। पाई, पाई उड़ गया, इट इज म्यू नॉट एन आर स्क्वायर बाई 2 आर। था क्या आंसर, म्यू नॉट एन आर स्क्वायर बाई 2 आर। आई थिंक इट इज ऑप्शन नंबर सी। जेपा। ओके भाई, इसमें कितने क्वेश्चंस थे, अरे बाप रे भाई साहब, अरे भाई साहब 28 क्वेश्चंस है रे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है। एंड इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस मस्त वाले भी है, तो थोड़ा फास्ट करूंगा मैं, जो यूजलेस वाले या जो बहुत इजी बोले मैंने, अब वो उसको फास्ट करने का टाइम आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये वन दैट इज L1, थ्री दैट इज L2, एंड म्यूचुअल इंडक्शन दिया है 5 दैट इज इक्वल टू M। द सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, ओके, सीरीज, सीरीज, सीरीज में याद रखना, ठीक है, इंडक्शन जो है वो सेम रेजिस्टेंस जैसे ऐड होता है, सेम रेजिस्टेंस जैसे, तो जैसे आर टोटल निकलता है ना अपन, आर टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2, वही लॉजिक है। सिर्फ एक फर्क है इसमें खाली, क्या फर्क है, वो ये है कि जब दो कॉइल्स होते हैं, फर्स्ट कॉइल में करंट भेजोगे तो उसमें इंडक्शन होगा, सेकेंड कॉइल में जब आप भेजोगे करंट, उसमें भी इंडक्शन होगा। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कॉइल में करंट भेजने की वजह से सेकेंड कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन होगा, सेकेंड कॉइल में भेजने की वजह से फर्स्ट कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन होगा। सो एक्चुअली टोटल इंडक्शन या टोटल इंडक्टेंस इज हाउ मच, फर्स्ट का सेल्फ प्लस सेकंड का सेल्फ प्लस फर्स्ट की वजह से सेकंड में इंडक्शन प्लस सेकंड की वजह से फर्स्ट में इंडक्शन, बट दोनों का म्यूचुअल इंडक्शन बच्चों सेम होता है। आप M1 M2 अलग अलग नहीं बोल सकते, इनको सेम बोल सकते। तो इसीलिए इट इज L1 प्लस L2 प्लस 2M। ये न्यू फॉर्मूला है आपके लिए, याद रख लो। तो L1 इज 1, L2 इज 3 एंड 2 इंटू M इज 5, 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। ये आंसर है। नेक्स्ट वन, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल वेरीज विद दिस मच टाइम देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। ये मैंने आपको सिखाया था उसमें डायरेक्टली, ईएमएफ का फॉर्मूला इज d∅dt, डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव लेना है, द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 7। 4 इज अ कांस्टेंट, बाहर निकालो, t स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t, यहाँ पे फिर 3 इज अ कांस्टेंट, बाहर निकालो, t का डेरिवेटिव होता है 1, और ये जो कांस्टेंट है इसका तो t है ही नहीं, तो इसका डेरिवेटिव होता है 0, तो दिस इज 8t प्लस 3। और इसमें आपको टी का वैल्यू भी दिया है, टी कितना है 2 सेकंड में, तो यहाँ पे 2 डालो, 8 टू 16 एंड 16 प्लस 3 17 18 19, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल एट 300 केल्विन हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। और यार ये सेमीकंडक्टर का सवाल है, ठीक है, बताता हूँ इसका फॉर्मूला, क्या पता आगे आए ना आए, वहां पे अगर नहीं रहेगा और इसी चैप्टर में वो डाल दिया रहेगा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें फॉर्मूला ऐसा है, क्या था रे, द फॉर्मूला वाज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ होल्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ होल्स विल बी इक्वल टू द टोटल है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला है। अब इसमें प्योर सिलिकॉन में दोनों के कॉन्सेंट्रेशन थे कितने, 1.5 इंटू 10⁻16, प्योर वाले केस में। तो ये फॉर्मूला प्योर वाले के लिए लगा सकता हूं, और यही फॉर्मूला डोपिंग में भी लगा सकता हूं, डोपिंग में, यही फॉर्मूला मैं डोपिंग में भी लगा सकता हूं, दैट इज Ne इंटू NH इज इक्वल टू N। अभी आप डायरेक्टली बोल सकते हो सर अगर डोपिंग नहीं किया होता, हाँ डोपिंग अगर नहीं किया होता तो कितना था नंबर, ये टोटल नंबर फिर कितना था 1.5, तो ये जब प्योर था तो दैट वाज 1.5 इंटू 10⁻16, बराबर है, डोपिंग जब नहीं किया था। और प्योर फॉर्म में, ठीक है, डोपिंग होने से क्या होगा, डोपिंग होने से होल्स का नंबर बढ़ गया, तो डोपिंग में होल्स का नंबर इज हाउ मच, 4.5 इंटू 10⁻22, छेपा है। एंड वही डोपिंग नहीं होता तो प्योर का जो नंबर था वही प्योर इधर पे ले सकते हो, ये डायरेक्टली आप लोग यूज कर सकते हो। आप प्योर के लिए फॉर्मूला और डोपिंग के लिए फॉर्मूला में जो एन होता है वो एन आप लोग डायरेक्टली ले सकते हो, सेम होना चाहिए, ठीक है। सो आई कैन से Ne इंटू NH, NH कितना है 4.5 इंटू 10⁻22 विल बी इक्वल्स टू N, N कितना है 1.5 इंटू 10⁻16, ठीक है। एक्चुअली इसमें यार रूट के टर्म्स में था ये, रूट ऑफ था, सॉरी, ये रूट के टर्म्स में था, रूट,
क्योंकि नंबर के लिए ऑब्वियसली ये यूनिटी मैच नहीं करेगा ऐसे क्या, ये रूट के टर्म्स में, माय बैड। ये में अचानक से सेमीकंडक्टर है तो देखो क्या होता है। तो यहाँ पे रूट के टर्म्स में था इक्वेशन, तो दिस वाज एंटायरली फॉर रूट, ये वाला एलएचएस। तो इक्वेशन को स्क्वायर कर दो। आप अगर स्क्वायर करोगे तो इट इज एन एन ई, यहाँ पे अगर आपने इसको मान लो कि स्क्वायर कर दिया तो इट इज एन ई एन एच इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर आता है। तो दिस इज एन ई इंटू 4.5 इंटू 10⁻22 विल बी इक्वल्स टू ये पूरे का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होता है ये 225, 10⁻16 का 10⁻32, इसको इधर भेज दो। तो एन ई इज इक्वल्स टू 2.25 इंटू 10⁻32 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10⁻22। जेपा अब सिर्फ आपको इनको डिवाइड करना है। तो 10⁻32 और 10⁻22 को डिवाइड कर दो तो 10⁻10 बचेगा, और इनको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब जो भी आएगा प्लीज आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मुझे ईएमआई का मेन बताना है, मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया, यू विल हैव योर आंसर। अगला, व्हेन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, ये आई है, चेंजेस टू 8 एम्पियर, ये चेंज इन आई है, इन दिस मच सेकंड इट इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ दिस मच, देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस। अरे बहुत सिंपल है, E is equals to d phi by dt, but flux equals to mi, तो E is equals to m into di by dt है, पता है ना। अरे फ्लक्स 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 इक्वल्स टू m into I, बट m तो कांस्टेंट होता है, जब फ्लक्स का डेरिवेटिव लोगे तो m बाहर आ जाएगा, सिर्फ I का डेरिवेटिव बचेगा। EMF is derivative of flux, but flux is equals to mi, तो डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स विल बी डेरिवेटिव ऑफ mi, m बाहर आ जाएगा। EMF दिया है आपको 50 मिली वोल्ट, मिली, और यहाँ पे m नहीं पता, और डी आई दिया है, डी आई पे कितना है 8 से 4, 8 मतलब 4 से 8 मतलब माइनस किया तो 4 आता है, और टाइम से डिवाइड किया तो 0.6 आता है। तो मिली वाला टर्म यहाँ पे रह जाएगा, बस इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो। तो m विल बी इक्वल्स टू 50 इंटू 0.6 बाय 4, 6 5 जा 30, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 30 बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 7.5, बट दिस इज मिली। मिली क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10⁻³ था। क्लियर है? नेक्स्ट 13, a metal rod of length is given rotate about one end in the perpendicular to a magnetic field of induction B, the EMF induced in the, अरे यार ये तो डेरिवेशन है, डेरिवेशन है। प्लीज रेफर, ये वापस बताना शायद से सही नहीं रहेगा, रेफर टू PYQ 2021। क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं पता, बट उसमें है ये फॉर्मूला, आप लोगों को मैंने इनफैक्ट मैंने आपको डेरिवेशन तक बता दिया, ये वाला, कि इसमें रॉड था, रॉड गोल घूमता है, ठीक है, रॉड का लेंथ 0 से लेके इस L तक जाता है। अपने को पता है हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलग है, क्योंकि v का फॉर्मूला आपको याद है, ये सर्कुलर मोशन में v इक्वल्स टू ओमेगा, तो वेलोसिटी r पे डिपेंड करता है, हर एक का r अलग है तो वेलोसिटी अलग है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dx, याद है dx। तो स्मॉल एलिमेंट पे फोकस करो, बस स्मॉल एलिमेंट पे, स्मॉल एलिमेंट पे स्मॉल ईएमएफ बनेगा de, क्या आएगा फॉर्मूला ये ईएमएफ का, b इंटू लेंथ, लेंथ कितना है इस एलिमेंट का, सिर्फ एलिमेंट लो, दैट इज dx इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा इंटू आर। हाउ मच इज रेडियस इधर पे, ये एलिमेंट का रेडियस इज हाउ मच सेंटर के हिसाब से, दैट इज इक्वल टू x। तो स्मॉल ईएमएफ मिल जाएगा b dx इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला इज ओमेगा इंटू आर, एंड r इज इक्वल टू x जितना, तो स्मॉल ईएमएफ मिल जाएगा b ओमेगा x dx। तो टोटल ईएमएफ फिर कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ b ओमेगा x dx, b और ओमेगा कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x² by 2 होता है, और x का लिमिट कहां से कहां तक है 0 to L, तो x की जगह पे लिख दो खाली L लिखो, क्योंकि लिमिट आपको पता ना 0 से लेके L, 0 मत डालो, 0 डालोगे तो वैसे भी 0 हो जाएगा वो। तो b विल बी ये एज इट इज, ओमेगा विल बी एज इट इज, एंड x की जगह पे L डाल दो तो L²/2, b ओमेगा L²/2, बट दैट इज ईएमएफ का फॉर्मूला, ईएमएफ इक्वल्स टू b ओमेगा L²/2। 2 को इधर भेजो, b को इधर भेजो, डिवाइड में जाएगा, L² को भी इधर भेजो, इधर डिवाइड में जाएगा, RHS में क्या बचेगा, सिर्फ ओमेगा बचेगा। तो 2E/B L² इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πn, 2 उड़ा दो, सिर्फ पाई को इधर भेज दो, तो E/B L² पाई, दैट विल बी इक्वल टू n, कहां पे दिख रहा है E/B L² पाई, E/B L² L², ये वाला। अगला सवाल, a coil having effective area A is held with its plane normal to the magnetic field of induction B. The magnetic induction is quickly reduced to 25% of its initial value in 1 second. Then the EMF. अरे क्या चुम्मा सवाल है। EMF का फॉर्मूला इज चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम। फ्लक्स कितने से कम हो, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट।
अगर ओरिजिनल 100% है तो न्यू फिर कितना है? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है यहाँ पे टू या बाय। सबसे इंपॉर्टेंट ये वर्ड होता है टू या बाय। यहाँ पे क्या है? इट इज रेड्यूस टू दिस मच, इतने से रेड्यूस हुआ है, इतने से रेड्यूस हुआ है। सो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ इसको। ओरिजिनल 100% है, नया फिर कितना है? नया 25% पे आके रुक गया, रेड्यूस टू दिस मच, तो न्यू इज 25%। ओरिजिनल 100% था, न्यू इज 25%। तो चेंज कितना है? चेंज इज नथिंग बट 75%। 75 मतलब कि कितना होता है? अपना 3/4 होता है। 3/4 कहाँ पे दिख रहा है आपको? 3/4 आ गया आंसर डायरेक्टली। यहाँ पे मिल गया ना चेंज। आपको ईएमएफ चाहिए था, तो ईएमएफ इज अपना चेंज इन फ्लक्स, तो 3/4 ऑफ ओरिजिनल फ्लक्स। ओरिजिनल फ्लक्स का फॉर्मूला इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, बराबर, और टाइम इज 1 सेकेंड। आ गया आंसर 3/4। अगला सवाल। अ ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, म्यूचुअल इंडक्शन, हीट ट्रांसफर। ट्रांसफार्मर किस पे वर्क होता है बताइए? सोचिए जरा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, म्यूचुअल इंडक्शन पे, सेल्फ इंडक्शन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है पता है? करंट की वजह से, ठीक है, करंट के वजह से वी गेट मैग्नेट, मतलब मैग्नेट बनता है। करंट की वजह से मैग्नेट बनता है। तो मुझे एक बात बताओ कि ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? मैग्नेट बनाना? ऑफ कोर्स नॉट। म्यूचुअल इंडक्शन, यस। पहला वाला कॉइल से दूसरे वाले कॉइल को आपने फिजिकली टच नहीं किया होता है, लेकिन फिर भी ईएमएफ बनता है क्योंकि इसका फील्ड दूसरे से लिंक हो जाता है। इसी को तो म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। सेल्फ इंडक्शन नहीं, हीट ट्रांसफर नहीं, ये नहीं आंसर है। अगला सवाल। ओ माय गॉड। ओके, आराम से बैठ के मुझे इसको विस्तार में बताना पड़ेगा आपके लिए। अति सुंदर सवाल। पक्का है ये बच्चों को टाइम वेस्ट होगा। ये एक ऐसा सवाल है सीईटी का जो मुझे बहुत पसंद है। ये सवाल नहीं, ये टाइप। सीईटी का टारगेट क्या होता है पता है क्या? सीईटी का टारगेट होता है आपका टाइम वेस्ट करना, एंड दिस इज अ परफेक्ट टाइम वेस्टर। आंसर आएगा आपको, नो डाउट, नो डाउट आंसर आएगा, बट परफेक्ट टाइम वेस्टर आएगा। अब जिसके पास इसका फॉर्मूला नहीं पता एक्स और का, देखो जिसको फॉर्मूला पता उनका आंसर आएगा, जिसको फॉर्मूला मालूम रहना चाहिए, फॉर्मूला मस्ट बी नोन, तो उनको आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं पता तो कैसे सॉल्व करना है वो बताता हूँ। सबसे पहले लॉजिक देखिए। एक्सऑर का मतलब क्या होता है पता है क्या? एक्सऑर का मतलब होता है कि एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव और मतलब, देखो, और का मतलब होता है अगर एक चालू है और एक बंद है तो भी करंट पास होगा। समझा ना? तो एक्सक्लूसिव का मतलब है कि बॉस, ए और बी में देखो, ए चालू है, ए चालू है, ए बंद है, ए बंद है, बी चालू है, बी बंद है, बी चालू है, बी बंद है। जैसा आपके मैथ्स में नहीं कि आप लोग टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ लिखते हो, वैसे अपन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में 1 0 लिखते हैं। अब आप बोलो और में क्या होता है? और में, और का मतलब है दो रास्ते, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता, ये और का मतलब होता है। अब मुझे बताओ कि कोई भी एक रास्ता आपका चालू रहेगा तो बल्ब ग्लो होगा ना, या नहीं? आप सोचो, कोई भी एक रास्ता अगर अगर चालू रहेगा तो बल्ब ग्लो होगा कि नहीं? ऑफ कोर्स ग्लो होगा बल्ब। सो दोनों चालू है तो भी ग्लो होगा, एक चालू है तो भी ग्लो होगा, एक चालू है तो भी ग्लो होगा, दोनों बंद होगा तो ग्लो नहीं होगा। अब एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? कि एक ही चालू रहना मांगता। क्या? ओनली वन शुड बी चालू। यहां तक समझा? ओनली वन शुड बी चालू। तो एक्सक्लूसिव का मतलब है दोनों चालू होंगे तो भी जीरो, दोनों बंद होंगे तो भी जीरो। कब चालू होगा? ओनली वन शुड बी ओपन। अब इसको कैसे सॉल्व करना है पता है क्या बच्चों? मैं आपको लॉजिक समझा। आप लोग ने ये इसके क्या था यार, वो लॉस पढ़े क्या? आइडेंटिटी लॉ, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारे लॉस पढ़े। तो इसका एक आइडेंटिटी का लॉ था, दैट इज, अब आप सोचो, ट्रू और जो भी आएगा, आंसर क्या आएगा? ट्रू और जो भी आएगा, मतलब आप सोचो आपके पास अगर दो रास्ते, ये रास्ते है कि पक्का हमेशा यहाँ से करंट पास होगा, तो ये रास्ते, ये चालू हो या नहीं, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? करंट हमेशा पास होगा। तो ट्रू और वट एवर इट इज द आंसर इज ट्रू। वैसे ही फॉल्स एंड वट एवर इट इज द आंसर इज फॉल्स। अभी एंड का मतलब है कि दो है। अब इसमें एक हमेशा अगर आपका ओपन रहेगा, एक हमेशा ओपन रहेगा, तो ये चालू हो चाहे बंद हो करंट पास होगा ही नहीं। तो ये रूल पता है ना आपको? यही रूल मैं 1 0 में लिख देता हूँ, 1 0 में।
आपको अप्रोच बता रहा हूं मैं, अप्रोच कैसे करना है इसको। इसका अप्रोच ऐसे है कि 1 और एनी नंबर, हाँ 1 मतलब चालू, चालू अगर पैरेलल में किसी के साथ आंसर आपका चालू ही रहेगा, बंद अगर आपका सीरीज में किसी के साथ आंसर बंद ही रहेगा। अब आप सोचिए एक्सक्लूसिव और का मीनिंग क्या है, आपको समझ में आ गया, ये भी आपको समझ में आ गया। तो पहले क्या करना है पता है क्या, अब ध्यान से देखना, इतना मजा आएगा ना इसका लॉजिक सीखने में। बच्चों अगर मैंने ए बार लिया तो क्या आता है, ए बार लिया तो, ए बार लिया तो क्या आएगा, 1 का 0 होगा, 0 का, सॉरी 1 का वापस 0 होगा, 0 का 1 होगा और 0 का 1 होगा। दैट मीन्स सर ए बार तो ए के जैसे ही दिख रहा है, सिर्फ उल्टा कर दिया, बट वही है, सेम है। बी बार देखो तो क्या होता है, बी बार वही 0 1 0 1। मतलब सर अगर मैंने ए बार और बी बार को हटा भी दिया, सर अगर मैंने ए बार और बी बार को हटा दिया तो भी ए बार ए, देखो अगर मैंने इस ए और बी को हटा दिया तो भी ए बार और बी बार सेम आंसर दे रहे हैं। प्लीज सी बच्चों, ए आपको पता है 1 1 0 0, बी आपको पता है 1 0 1 0। देखो जरा, ए प्लस बी क्या आंसर देता है, 1 प्लस 1 1 1 1 0, बराबर है, बराबर है। ओके, अभी ए बार और बी बार देखो, ए बार 0 0 1 1, बी बार 0 1 0 1। अभी इनका देखो तो ए बार प्लस बी बार क्या आंसर देता है, 0 1 1 1। इन अदर वर्ड्स ए प्लस बी जो आंसर दे रहा है वही आंसर ए बार प्लस बी बार भी दे रहा है। क्या, 3 बार ऑन 1 बार ऑफ, देखो 3 बार ऑन 1 बार ऑफ। यहां तक सबको समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है सबको। अब लॉजिक ऐसे लगाना है, जस्ट लुक एट दिस टर्म्स, ये प्लस वाले टर्म्स को देखो, ये प्लस वाले, ए बार प्लस बी बार या ए बार प्लस बी, ठीक है, ठीक है। ये सी वाले को बाजू में रखो, डी वाले को देखो, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, इधर पे तो दोनों इनटू है वो छोड़ दो, बट एटलीस्ट ए बी और डी ऑप्शन देखो। आप ए बार और प्लस बी बार लोगे तो भी वही आंसर आएगा, 3 चालू 1 बंद। ए बार प्लस बी लोगे वो तो भी वही आंसर आएगा, 3 चालू 1 बंद। ए प्लस बी बार लोगे तो भी वही आंसर आएगा, 3 चालू 1 बंद। अब आप मुझे बताओ बच्चों सबको, ठीक है, एक्सक्लूसिव और में अपने को क्या आंसर आता है जी, एक्सक्लूसिव और में, एक्सक्लूसिव और में जब ए और बी दोनों चालू थे तो भी वो बंद होना चाहिए, ए और बी दोनों बंद है वो तो भी बंद होना चाहिए, ए चालू बी बंद तो चालू, ए बंद बी चालू तो चालू। इन अदर वर्ड्स एक्सक्लूसिव और में सर 2 चालू होने चाहिए, 2 बंद होने चाहिए। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे 3 चालू है 1 बंद है। अब इसके साथ आप पैरेलल में कुछ भी लगाओ, हाँ बच्चों इसके साथ आप पैरेलल में कुछ भी लगाओ, 3 चालू अगर है तो इधर पे अगर ये बंद रहेगा तो भी प्लस के साथ, मैंने यहाँ पे बोला है अगर 1 चालू है और प्लस में जो भी रहेगा आंसर तो चालू ही रहेगा। तो सर अगर यहाँ पे 3 की चालू है तो इधर पे भी आंसर 3 चालू होगा। इट डजेंट मैटर कि प्लस के अंदर क्या लिखा है, बट ये प्लस है मतलब ऑप्शन है, तो 3 चालू तो रहेगा। इनफैक्ट ऐसे भी हो सकता है कि 4 भी चालू होता है, ऐसे भी हो सकता है कि चारों भी चालू हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये तो चला गया क्योंकि यहाँ पे फिर 3 चालू है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो मैंने सॉल्व नहीं करना है, मुझे बस यहाँ पे देख लेना है डायरेक्टली, इनका आंसर तो सेम मुझे दिख रहा है। अब इसके बाद ए बार डॉट बी बार अगर आप लोगे, ए बार डॉट बी बार, तो ए बार डॉट बी बार क्या होता है, ए बार डॉट बी बार में आपको इतना पता होना चाहिए, ए बार डॉट बी बार में 1 1 0 0 1 0 1 0। ए बार डॉट बी बार में लॉजिक इज एक ही चालू रहता है, बाकी सब कुछ बंद रहता है। तो दैट मीन्स ए बार डॉट बी बार में या ए बार डॉट बी में ओनली 1 चालू और 3 बंद, एक चालू और 3 बंद। यहां तक क्लियर है। अब डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन में 2 जगह पे प्लस है, मतलब इधर भी 3 चालू 1 बंद, इधर भी 3 चालू 1 बंद, तो 3 चालू तो होना ही नहीं चाहिए, बात ही खत्म। तो ये ऑप्शन तो हट गया, यहां तक क्लियर है, ये ऑप्शन तो हट गया, 3 चालू होना ही नहीं चाहिए। ये भी नहीं, ये भी तो 3 चालू है। अब आप इसमें देखो, इसमें 1 चालू है और 3 बंद है, डॉट में 1 चालू और 3 बंद, एंड इसके साथ मैं डॉट निकाल रहा हूं, 3 चालू 1 बंद। तो मिनिमम नंबर ऑफ चालू का ऑप्शन रहेगा, मिनिमम नंबर ऑफ चालू विच इज 1। तो ये भी गया, पूरा आंसर गया, तो सी ऑप्शन राइट है। मैं आपको शॉर्ट में एक बार वापस बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। शॉर्ट में आप लोग जब प्लस लेते हो तो प्लस में ए बार बी हो या ए बी बार हो या फिर ए बार बी बार हो या फिर ए और बी हो, जो भी हो, ए बी ऐसा वाला या फिर ए बार बी या ए बी बार, इन सब में 3 चालू 1 बंद। यहां तक क्लियर है। और ये ऑप्शन है प्लस, तो प्लस का मतलब है कि या तो 3 चालू रहेगा या तो 3 से ज्यादा चालू रहेगा। झेपा क्या, आप सोचो ना,
ये 1110, देखो यहाँ पे जो आपका प्लस होता है उसमें फिर 3 चालू होता है और एक बंद रहता है। इसके साथ अगर मैं ऑप्शन में 1 दूंगा तो भी बनाएगा, 0 दूंगा तो भी बनाएगा, 1 दूंगा ये तो भी बनाएगा, 0 दूंगा ये तो भी बनाएगा। मतलब अगर मैंने ये 3 चालू के साथ तीनों को और एक 0 भी दिया तो भी मेरा 3 बार तो चालू हो गए। और अगर यहाँ पे गलती से बना गया तो फिर 4 बार चालू हो। तो ये केस गया, समझा? सेम लॉजिक मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। यहाँ पे देखो, ये 3 चालू एक बंद, ये भी 3 चालू एक बंद, तो 3 चालू ये भी है, 3 चालू ये भी है, बराबर? 3 चालू ये भी है, 3 चालू ये भी है, तो इसका 2 चालू तो नहीं रह सकता, या तो 1 चालू रहेगा या तो फिर 0 जो भी है, तो ये भी गया। तो डी ऑप्शन भी गया। बचा बी और सी ऑप्शन। ठीक है, बी और सी ऑप्शन। और बी ऑप्शन भी रॉन्ग आंसर क्यों है? क्योंकि आप सोचो ए डॉट बी का क्या लॉजिक है, 1100 1010 में क्या आंसर आता है? यहाँ पे एक चालू आता है, 3 बंद आता है। अब आप सोचो बी वाले में, ये वाले ये वाले ब्रैकेट में एक चालू और 3 बंद, ये वाले ब्रैकेट में 3 चालू एक बंद। इनका अगर आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो डॉट प्रोडक्ट में मिनिमम केस आता है, मिनिमम केस। तो मिनिमम केस क्या आता है? 1 वाला। 1 गलत है, अपने को एक्सक्लूसिव और में 2 चालू रहना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन सी राइट। इनफैक्ट ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसके जैसे याद रखें। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 17, whenever a magnet is moved towards or away from a conducting coil, an EMF is induced which is independent of। ईएमएफ फिर किस पे डिपेंड करता है भैया? ईएमएफ का फॉर्मूला इज डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी या डी फाइव बाय डी टी। फ्लक्स का फॉर्मूला इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। इसका डेरिवेटिव लेना है टाइम के हिसाब से। मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट अगर व्हेनेवर अ मैग्नेट इज मूव, मैग्नेट मूव करे ना अपन टुवर्ड्स और अवे कंडक्टिंग कॉइल, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, देन द मैग्नीट्यूड इन व्हिच इज इंडिपेंडेंट। ईएमएफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, यस। एरिया पे डिपेंड करता है, यस। और मैग्नेटिक फील्ड तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, नो डाउट अबाउट इट। नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपका फील्ड बदल गया तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। आपको इंडिपेंडेंट पूछा है। स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड पे डिपेंड करता है, यहाँ पे बी दिख रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद स्पीड, स्पीड पे डिपेंड करता है क्या? यस डिपेंड करता है। ईएमएफ का फॉर्मूला अगर आपने डिराइव किया तो क्या आता है? बीएल भी आता है। स्पीड पे डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो किस पे डिपेंड नहीं करता? रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, समझा? ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, हाँ करंट डिपेंड करता है, समझा? करंट डिपेंड करता है। 17th हो गया, ओके। 18th छोटा सा कैलकुलेशन, 19 छोटा सा कैलकुलेशन। बता देखना तो जरा कि कितने लेंदी लेंदी सम्स है। ये सब बहुत इजी वाले हैं। ये इजी वाला है। अरे ठीक है, नंबर ज्यादा है बट सवाल इजी है बहुत सारे। चलो आपको मैं बताता हूँ। कहाँ से चालू करना था अपने को? 18 से। ठीक है, सिंपल पेंडुलम। आप सोचो, शब्द सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है इधर पे? सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है मैक्सिमम ईएमएफ। कब ईएमएफ सबसे मैक्सिमम फॉर्म होगा? जब ये 90 डिग्री से हिल जाएगा पूरी तरह से। क्यों? सो दैट, देखो भैया, ईएमएफ का फॉर्मूला इज चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम, एंड चेंज का फॉर्मूला इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अपना फ्लक्स का फॉर्मूला। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है क्योंकि अपन इसको धरती के मैग्नेटिक फील्ड में बोल रहे हैं, वो तो कांस्टेंट है। तो ईएमएफ ज्यादा फिर कब रहेगा? जब चेंज इन एरिया ज्यादा रहेगा। और एरिया चेंज कब ज्यादा रहेगा? जब एकदम फिर टॉप तक जाएगा, इसलिए। सो नाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले आपको क्या निकालने बोला है? द मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस, ठीक है। अभी आपको ईएमएफ निकालना है मैक्सिमम। अब ईएमएफ का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है? बी एल बी। ये क्लियर है? ओके। आप सोचिए, ये बॉब यहां से यहां तक जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना? तो आप लॉजिक लगाओ, यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है, 100% दिया। लेंथ का भी वैल्यू दिया है, यस सर, लेंथ का भी वैल्यू दिया। क्या चीज का वैल्यू नहीं दिया सर? वेलोसिटी का वैल्यू नहीं दिया। सर वेलोसिटी में कैसे निकालू? अरे यार, वेलोसिटी कैसे निकालने का? फ्री फॉल। ये पेंडुलम जब हिल रहा है तो फ्री फॉल में हिल रहा है, और एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, तो काइनेमेटिक्स लगाओ। काइनेमेटिक्स लगाओ। काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला v² = u² + 2as। ठीक है, u 0 ले लो,
तो v square equals to 2as, v is equals to root of 2. How much is acceleration? g के जितना. And how much is the displacement? ज्यादा से ज्यादा वो कितना हिलेगा? ज्यादा से ज्यादा ये बताओ. ये जो ज्यादा से ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा वो कितना हिलेगा? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा वो हिलेगा l जितना. बराबर है ना? ज्यादा से ज्यादा वो कितना हिलेगा? l जितना. तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वो हिलेगा l जितना. झेपा? आई होप यहाँ तक तो क्लियर है. तो EMF विल बी इक्वल्स टू B इंटू L इंटू V, और V का फॉर्मूला क्या है? रूट 2GL. तो EMF इक्वल्स टू B L एज इट इज. ओके, अभी यहाँ पे सीन ऐसा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीन ऐसा है, और 2GL/1/2 बोलूंगा. यहाँ तक तो क्लियर है. बट इसमें सर आप हमको ट्रिगो दिख रहा है, ठीक है, इसमें आपको ट्रिगो दिख रहा है. तो ट्रिगो दिखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं. ट्रिगो दिखने के लिए व्हाट आई विल डू इज, आपको अगर मान लो कि पूरे L तक हाइट नहीं गया, मान लो लेट्स से द डिस्प्लेसमेंट इज ओनली h के जितना, ठीक है, लेट्स से द डिस्प्लेसमेंट इज ओनली h के जितना. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ लुक एट द डायग्राम प्लीज एवरीवन. अगर वो बॉब यहां से लेके यहां तक आया है, यहां तक आया, मतलब देखा जाए तो ये हाइट h है, राइट, ये हाइट h यहां तक आया, ठीक है. ये टोटल लेंथ L था, रस्सी का लेंथ तो नहीं बदलेगा, ये लेंथ भी L ही होगा, नो डाउट, नो डाउट. ये एंगल थीटा है, रस्सी का लेंथ बदलता है क्या? नहीं ना. इफ दिस इज टोटल लेंथ ऑफ द रस्सी L, दिस इज आल्सो द टोटल लेंथ ऑफ द रस्सी L. इफ दिस इज L, ये लेंथ कितना रहेगा? रिजॉल्व कर दो वेक्टर को. दिस इज L, दिस इज L cos थीटा. तो ये लेंथ L cos थीटा है और पूरा लेंथ L है. तो हाइट कितना रहेगा? हाइट देखो, ये लेंथ कितना रहेगा? ये लेंथ विल बी टोटल रस्सी का लेंथ माइनस L cos थीटा. तो हाइट इज इक्वल टू L माइनस L cos थीटा. समझा? ये लॉजिक है. तो हाइट इज इक्वल टू L को कॉमन निकालो, क्या आ रहा है? 1 माइनस cos थीटा. ये लॉजिक है हाइट का, 1 माइनस cos थीटा. तो हाइट इज इक्वल टू L इंटू 1 माइनस ऑफ cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2. ये फॉर्मूला हाइट का, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2. झेपा? यहां तक सबको समझ में आ गया? आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया. ठीक है. नाउ यही चीज को अपन ईएमएफ के फॉर्मूले डालेंगे. तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? बी इंटू एल इंटू वेलोसिटी. तो ईएमएफ इक्वल्स टू बी इंटू लेंथ कितना है? एल है. वेलोसिटी कितना आया था एक्चुअली देखा जाए तो? यहाँ पे हाइट डाल देंगे हम लोग पहले, हाइट, ये पूरा ना लेके हाइट डाल देंगे. तो बी एल वी, हाउ मच इज वेलोसिटी? रूट 2 जी इंटू हाइट एच. हाउ मच इज हाइट? हाउ मच इज हाइट? ये पूरा. तो ईएमएफ विल बी बी एल एज इट इज, रूट 2 जी इंटू हाइट. हाइट कितना है? एल इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. 2 2 जा 4, 4 का रूट 2, साइन स्क्वायर का रूट साइन. झेपा? साइन स्क्वायर रूट के अंदर साइन. 2 2 जा 4, रूट के बाहर निकाला तो 2, और बाहर ऑलरेडी क्या था? बीएल तो था ही, बीएल तो था ही. झेपा? यहां तक समझ गया? तो अंदर में क्या बचा रहे? रूट के, रूट के अंदर क्या बचा? रूट के अंदर बचा जी और एल. तो 2bl sin थीटा बाय 2 इंटू जी बाय 2bl sin ऑफ थीटा बाय 2 इंटू जी बाय 2bl sin ऑफ थीटा बाय 2 इंटू जी बाय. 18th क्वेश्चन डन. आई होप आपको समझ में आ गया. ठीक है. इतना समय हो चुका भाई, टाइम तो बड़ा पास जाता है. ठीक है, कोई बात नहीं. ऑल राइट, सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट विथ 19th न्यूमेरिकल. अब 19th न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे ना तो यू विल रियलाइज कि सर्कुलर लूप है वो, और पूरा सर्कल नहीं है. बराबर ना? अब इसको कैसे सॉल्व करने का? सो द लॉजिक इज, आप सोचो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एक सर्कल का हिस्सा है. इनफैक्ट दैट इज 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल, क्योंकि एक सर्कल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये 1/4 है 90 डिग्री के हिसाब से. सो आई कैन से magnetic field because of that 1/4 part is mu naught I
सर्कुलर का क्या होता है 2r1, बराबर ना। बट ये 1/4 है, ध्यान से देखना, ये 1/4 है, इतना बस आपको ध्यान में रखना। वैसे ही ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट भी 90 डिग्री, तो दैट इज ऑल्सो 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। सो इन अदर वर्ड्स यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला, क्या, म्यू नॉट आई बाय 2r, एंड इसका कितना r2, लेकिन दोनों का 1/4 है, दोनों का 1/4, तो इसलिए मैं द होल इंटू 1/4 करूंगा। उसके अलावा इतना याद रखना, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगा, क्यों, यहाँ पे स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगा, क्यों, द रीजन इज, ये स्ट्रेट वायर ओरिजिन से पास हो रहा है, देखो यहाँ तक समझा क्या, ये जो स्ट्रेट वायर है ये ओरिजिन से पास हो रहा है, और ओरिजिन से अगर आप लोग का पॉइंट पास होता है तो उधर पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, इट इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। बट डी क्या होता है, इधर से डिस्टेंस, वायर से डिस्टेंस होता है डी, यहाँ से डिस्टेंस, बट अगर डिस्टेंस है ही नहीं तो सीधी बात है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा। सो आपको स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं लेना, तो बस इतना ही बचा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कॉन्स्टेंट बाहर निकालो, जैसे म्यू नॉट आई, बराबर म्यू नॉट आई को बाहर निकालो, 2 को भी बाहर निकालो, तो अंदर पे क्या बचेगा, 1/r1 प्लस 1/r2, द होल इंटू 1/4। नाउ यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई 4 and 2, तो म्यू नॉट आई बाय 8 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, म्यू नॉट आई बाय 8 एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई मारोगे तो r2 प्लस r1, या फिर r1 प्लस r2, द होल अपॉन r1 r2, ये फॉर्मूला है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लो, ऊपर एडिशन नीचे मल्टीप्लीकेशन, ऊपर एडिशन नीचे मल्टीप्लीकेशन, ऑप्शन ए। क्लियर है, आई होप सबको यहाँ पे समझ में आ गया हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, 20th, a metal disc of radius r rotates with angular velocity omega about an axis perpendicular to its plane, passing through its center in a magnetic field of induction B acting perpendicular to the plane of the disc. The induced EMF between the rim and the axis is how much? Again a same time pass का फॉर्मूला, बड़ा सिंपल है। इसमें कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है ये, magnetic field is perpendicular to the plane of the disc. Now all you have to do is just imagine कि there is a disc, ठीक है। अब ये डिस्क पे मैग्नेटिक फील्ड डिस्क को परपेंडिकुलर है डिस्क के प्लेन को, और आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोला है, और एंगुलर वेलोसिटी इसका ओमेगा है, बराबर। A metal disc of radius r rotates with an angular velocity omega about an axis which is perpendicular to the plane, ये एक्सिस है रोटेशन का, it is perpendicular to the plane and passing from the center in a magnetic field, and that magnetic field also perpendicular to the plane of the disc. डोसा, डोसा के एक्सिस देखो, इधर पे डोसा है ना, डोसा को परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड डोसा को परपेंडिकुलर, वही तो बोला है, डोसा को परपेंडिकुलर। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज हाउ मच, तो यार ये तो रोटेटिंग वाला है, तो ईएमएफ का फॉर्मूला सबको पता है, रोटेटिंग वाले का क्या होता है, क्या होता है बच्चों, रोटेटिंग वाले का फॉर्मूला हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, यहाँ पे लेंथ इज हाउ मच, लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, तो ईएमएफ विल बी हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, तो आंसर आ गया आपका इजीली, आई होप सबको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, now the 21st, if n is the number of turns in a circular coil then the value of the self induction is how much। ये सवाल बहुत बार 2020 में मैंने बताया है, 2020 PYQ का वीडियो देखना, उसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग एटलीस्ट 3 से 4 न्यूमेरिकल्स में है, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला होता है फ्लक्स बाय एरिया, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनटू द टोटल एरिया डिवाइड बाय द करंट। टोटल मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, अब आपको इतना मालूम होना चाहिए कि सर्कुलर कॉइल है, तो सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 2r, वो एक टर्न के लिए, अगर ये फॉर्मूला आप देखोगे तो ये फॉर्मूला एक टर्न के लिए, अगर यहाँ पे फिर n टर्न है तो इंटू n करने का। वैसे एरिया का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, मालूम है ना, पाई आर स्क्वायर, ये भी एक टर्न के लिए,
लेकिन अगर बहुत सारे टर्न है तो इधर पे भी एन आएगा, और होल डिवाइडेड बाय आई। आई उड़ा दो, क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाय 2r, विच इज म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाय 2r। सॉरी, आर उड़ गया ना, ऊपर का, ऊपर 2r था, नीचे 1r था, आर उड़ गया। ये वाला फॉर्मूला झेपा। और ये वाले फॉर्मूले में अगर आपको एरिया नहीं शिफ्ट करना है तो आप लोग एरिया एज इट इज रख सकते हो, एरिया एज इट इज रख सकते हो, बस उसमें एक ही चीज है, ये टोटल एरिया है। तो टोटल एरिया ना लिखे, अगर एक सिंगल कॉइल का एरिया लिखना है सिर्फ ए, तो ये एन इसके साथ मल्टीप्लाई मार दो, ये एन स्क्वायर एज इट इज रखो, और पायर स्क्वायर ना लिखे आप लोग क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ वन लूप। तो इट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया बाय 2r। ये फॉर्मूला भी आपको चलता है, नो प्रॉब्लम, झेपा है। तो इधर पे बहुत इजीली आंसर आ गया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अगला सवाल, the magnetic flux through a coil of resistance R changes by the amount delta phi in time delta t. Then the total quantity of induced electric charge is how much? ओके, चार्ज निकालना है ना बेटा, बहुत आसान है। हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला पता है, चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बट ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, ई इक्वल्स टू आई आर। तो ई इक्वल्स टू आई आर, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। बट करंट का क्या फॉर्मूला होता है, ये बता दो, करंट का क्या फॉर्मूला होता है। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय टाइम, मालूम है ना सबको, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय टाइम। तो क्या मैं आई की जगह पे ये नहीं लिख सकता, आई इज नथिंग बट चार्ज बाय टाइम, आई इज नथिंग बट डी क्यू बाई डी टी। तो वही आई की जगह पे मैं ये लिख दूंगा। तो इट इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा पाई बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी कट गया, रेजिस्टेंस इधर भेजो, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाय रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा सवाल अपन ने एक बार और सॉल्व किया है, ठीक है, अभी कुछ ही न्यूमेरिकल्स पहले। तो वो वाला लॉजिक वो आपको आपको वापस याद आ जाएगा, उसमें भी सेम लॉजिक था। याद है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स था और एक बस चेंज ऑफ फ्लक्स था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना, वो कहाँ पे था, रुको दिखा देता हूँ। दैट न्यूमेरिकल वाज इन द क्वेश्चन नंबर ना, आई थिंक 2021 वाले में था, 2022 वाला चालू है ना, तो 2021 वाले में था, यस। तो ये सवाल उसमें देख लेना, ठीक है। ये वाला सवाल सेम PYQ 2021 में देख लेना, आपको झेप जाएगा, ठीक है। अगला, सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनोइड कैनॉट बी इंक्रीज बाय डैश। सेल्फ इंडक्शन सोलेनोइड का कैसे नहीं बढ़ा सकते। अब सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला इज फ्लक्स बाय करंट, बराबर। फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड टोटल इंटू एरिया टोटल बाय आई। मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है, सोलेनोइड ना, तो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड मालूम है ना क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू एरिया टोटल डिवाइडेड बाय आई। करंट करंट उठ गया, तो दिस इज म्यू नॉट एन इनटू एरिया टोटल। अब सेल्फ इंडक्शन कैसे नहीं बढ़ा सकते, अभी देखो सेल्फ इंडक्शन यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। म्यू म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, इग्नोर करो। तो सेल्फ इंडक्शन नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कैनॉट बी इंक्रीज वैल्यू का, इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स, नहीं नहीं नहीं, एन बढ़ाओगे तो एल तो बढ़ेगा। दिस स्मॉल एन इज व्हाट, दिस स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, कैपिटल एन बाय एल, ठीक है, इंटू एरिया टोटल ना लिख के एरिया ऑफ वन लूप इंटू वापस एन लिख सकते हो। तो एल इज इक्वल टू, और ये म्यू नॉट था वैसे, वो कांस्टेंट था इसलिए इग्नोर किया। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया बाय एल, ये फॉर्मूला तो मैंने कई दफा बोला है रटने के लिए। कौन से फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ पे डिपेंड करता है, यस लेंथ पे डिपेंड करता है। तो एल बढ़ाने के लिए लेंथ आपका छोटा होना चाहिए, तो डिक्रीज इन लेंथ किया तो वो डिपेंड करेगा, आपको बोला है कैन नॉट बी इंक्रीज बाय, तो ये तो गया, बी ऑप्शन गया। उसके बाद और किससे एल बढ़ता है, नंबर ऑफ टर्न से बढ़ता है, नंबर ऑफ टर्न से बढ़ता है, तो ये इस पे भी डिपेंड करता है, कैन नॉट इंक्रीज तो नहीं हो पाएगा इससे। किस पे डिपेंड नहीं करता है, करंट पे डिपेंड करता है क्या, नहीं, करंट पे डज नॉट डिपेंड। एरिया पे डिपेंड करता है, यस एरिया पे भी डिपेंड करता है, और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी हट गया। आई होप सबको समझ में आ गया। अगला न्यूमेरिकल, इन अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट विदाउट फिल्टर द आउटपुट करंट इज व्हाट। ओके, इतना पता होना चाहिए, हम लोग जब ट्रांसफार्मर वापरते हैं, यूज करते हैं, मतलब जब हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं,
तो सबसे पहले मान लो आपका इनपुट है ये साइनोसॉइडल। अब अगर आप हाफ वेव यूज करोगे, हाफ वेव, तो ऐसा बनता है। और अगर आप फुल वेव यूज करोगे तो ऐसा बनता है। मान लो मैंने यहाँ पे फुल वेव यूज किया, तो जब मैं यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर यूज करता हूँ, रेक्टिफायर, तो सबसे जो पहला पार्ट होता है वो होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी बनाता है बट पल्सेटिंग। पल्सेटिंग मतलब नॉट कांस्टेंट। देखो जरा, ये जो करंट है वो ऊपर नीचे भले सेम साइड है, करंट भले फिर पॉजिटिव है, पोल्स नहीं बदल रहा है, लेकिन करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है। रेक्टिफायर के बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट में अपन कैपेसिटर यूज करते हैं, जिसमें ये जो करंट है वो करंट ऐसा होता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है, हल्का सा। मतलब कि फिल्टर सर्किट जो है जहां पे अपन कैपेसिटर यूज करते हैं, उसमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट अपन करंट देते हैं, हल्का सा स्लाइट वेरिएशन होता है। और लास्ट में उसके बाद जीनर डायोड लगाते हैं। जीनर डायोड से ये प्रॉपरली वोल्टेज रेगुलेट होता है। तो इन लोग ने बोला विदाउट फिल्टर व्हाट इज द करंट। तो अगर आपने यहाँ पे फिल्टर नहीं लगाया, कैपेसिटर नहीं लगाया, तो करंट क्या होगा, डीसी तो होगा बट साइनोसॉइडल होगा। तो विच इज द राइट आंसर, साइनोसॉइडल। सॉरी, ये साइनोसॉइडल मतलब कि पूरा होता है वो साइन कर्व, तो नीचे वाला तो नहीं होगा, पल्स होगा, पल्सेटिंग। तो कांस्टेंट भी नहीं होगा, नहीं, बदल रहा है। यूनिडायरेक्शन, यस यूनिडायरेक्शन है, बट नॉट स्टेडी। यस यूनिडायरेक्शन कैसे पता, जब नॉर्मल करंट भेजते हैं तो ये करंट पॉजिटिव, ये करंट निगेटिव, दैट मींस पोल्स चेंज होते हैं। प्लस करंट निगेटिव करंट मतलब कि पोल्स चेंज होते हैं। बट अगर आपने इसको डायोड लगा दिया, इधर पे रेक्टिफायर लगा दिया, तो एक ही डायरेक्शन में चेंज होगा। मतलब करंट का डायरेक्शन सेम है लेकिन वैल्यूज अलग है। तो ये वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। For a NAND gate, the inputs and outputs are given below. The value is how much? देखो भैया, NAND छोड़ दो, पहले AND बना दो। AND बना दो। AND में A B, AND का बड़ा फिर सिंपल सा मीनिंग है। पहले मैं बनाऊंगा AND और उसके बाद बनाऊंगा NAND। NAND का मतलब क्या होता है, निगेटिव ऑफ AND। 0 and 1 इज जीरो। जीरो का मतलब ऑफ, एक स्विच ऑफ है, दूसरा स्विच ऑन है, तो भी फिर कुछ फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ से तो करंट पास नहीं होगा। तो एंड इज जीरो। और नैंड क्या होगा, नैंड उसका उल्टा, तो दैट इज वन। अब सी वन होना चाहिए, सी वन होना चाहिए। कहाँ कहाँ पे सी वन है, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, क्योंकि जो पहला लेटर है वो सी है, तो ये ऑप्शन गया, बचा ये वाला। अब इसमें मेरे ख्याल से लास्ट वाला फिर चेक करो, लास्ट वाला 0 1 में क्या है, लास्ट वाला है एफ, एफ ये वाला है, ठीक है। बच्चों, 1 and 1 क्या होता है, 1 and 1 इज 1। और उस 1 का निगेशन क्या होगा, 1 का निगेशन होगा 0। तो मतलब कि एफ शुड बी 0। यस, ये 0 होना चाहिए, ये 1 है लास्ट में, गलत। तो आंसर बी है। अगला सवाल 26। अ ग्राफ ऑफ फ्लक्स वर्सेस द करंट इज ड्रॉन, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस इज हाउ मच। बेटा, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, therefore flux equals to Li, L is equals to flux by I। अब मुझे बताओ, एल ज्यादा फिर कब होगा, एल ज्यादा सिर्फ तब होगा जब फ्लक्स ज्यादा होगा और करंट कम होगा। अब ऐसे भी सोच सकते हो, फ्लक्स कहाँ पे सबसे ज्यादा दिख रहा है, सबसे ज्यादा वाई एक्सिस में सबसे जो बड़ा वैल्यू वो किसका दिख रहा है, ए का दिख रहा है सबसे बड़ा वैल्यू। बी का वैल्यू तो थोड़ा सा छोटा है वगैरह वगैरह। बट इसको ना बोलने से बेटर ऐसा बोलो ना, ध्यान से देखिएगा, ऐसा बोलो, एल इज इक्वल्स टू फ्लक्स अपॉन करंट। आप बताओ फ्लक्स कौन से एक्सिस पे, फ्लक्स इज ऑन वाई एक्सिस and the current is on x-axis। मतलब L is equals to change in y by change in x, which is nothing but slope। तो L जो है इस ग्राफ का स्लोप से मिलता है। और मैथमेटिक्स में स्लोप का लॉजिक पता है कि कौन सी घसरकुंडी सबसे ज्यादा रिस्की है, डी वाली घसरकुंडी ज्यादा रिस्की है, या सी वाली, या बी वाली, या फिर ए वाली। ए वाली जो घसरकुंडी है वो सबसे ज्यादा रिस्की है, यहाँ से जो बच्चा आएगा ना रो देगा। तो L इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप जिसका ज्यादा उसका L ज्यादा। और स्लोप का और एक फॉर्मूला, अगर उतना भी नहीं पता तो इतना तो पता होना चाहिए, स्लोप का फॉर्मूला is tan थीटा। तो हुज एंगल इज मैक्सिमम, देख लो, देख लो, हुज एंगल इज मैक्सिमम, 2 मिनट में समझ जाएगा। तो द आंसर इज ए। ए और ए वाले जो वायर है उसका ऑप्शन बी वाले ऑप्शन है, तो आंसर इज ऑप्शन बी, विच इज द वैल्यू ए। 27 नेक्स्ट। एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, आइडियल वाला ट्रांसफॉर्मर वो ट्रांसफॉर्मर होता है जिसमें पावर सेम होता है, मतलब इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, मतलब थोड़ा भी लॉस नहीं होता है, दैट इज आइडियल, कोई लॉस नहीं होना। नाउ इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर यूज्ड टू सेट अप एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ 220 वोल्ट टू 4.4 किलोवोल्ट। बेटा सेटअप, अप 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 अप,
अब का मतलब क्या होता है? अब का मतलब क्या होता है? आप ही सोचो, ट्रांसफार्मर का जॉब क्या होता है? वोल्टेज मेन चेंज करना या करंट चेंज करना? चेंज तो दोनों होते हैं, बट ट्रांसफार्मर का जो नाम है स्टेप अप और स्टेप डाउन, वो वोल्टेज से कि करंट से? तो वोल्टेज से। अब आपको बोला है सेट अप सब और सब, तो अगर आपको इसको स्टेप अप करना है तो स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ना चाहिए। तो आप लोग सीधा सीधा बोल सकते हो द इनपुट साइड is 220 volt. The output side is 4.4। 4.4 किलो है ना, तो किलो का मतलब क्या होता है? 4.4 किलो मतलब हजार, हजार से मल्टीप्लाई करो, तो 4 को हजार से मल्टीप्लाई किया तो 4400 होता है। इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया वोल्टेज, ठीक है? इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज हो गया, और आपको पावर दिया है, पावर दिया है। अब बड़ा सिंपल है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट। पावर तो दोनों जगह सेम होगा। क्यों दोनों जगह सेम होगा? अरे यार, ये आइडियल है। आइडियल का मतलब है कि कोई लॉस नहीं होता। कोई लॉस मतलब इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। अब बड़ा सिंपल है, आपको कहाँ का करंट ढूंढना है रे? करंट कहाँ का ढूंढना है बच्चा? आपको सेकेंडरी का ढूंढना है ना, तो यही पावर आप लोग सेकेंडरी के लिए लगाओ। जेपा क्या? आपको पावर लगाना है, बराबर, आपको पावर लगाना है। लेकिन पावर तो प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों जगह सेम ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आइडियल है। तो पावर अगर आपने मान लिया कि प्राइमरी में लगा है, तो वोल्टेज भी प्राइमरी में लेना पड़ेगा, करंट भी प्राइमरी लेना पड़ेगा। बट करंट प्राइमरी का नहीं ढूंढने बोला है, सेकेंडरी का ढूंढने बोला है। सो पावर इन द सेकेंडरी इक्वल्स टू वोल्टेज इन द सेकेंडरी इनटू द करंट इन द सेकेंडरी। यहां तक सबको समझ में आ गया? हाउ मच इज द पावर इन द सेकेंडरी? 6600। देखो पावर का फॉर्मूला, ये इसका वैल्यू दिया एक्चुअली, 6.6 किलो मतलब हजार। वोल्टेज इन द सेकेंडरी इज हाउ मच? 4400 into the current in the secondary। जेपा, सिर्फ इसको इधर भेज दो। 6600 by 4400, 2020, 11 6 जा 66, 11 4 जा 44, that is equals to 1.5 एम्पियर। खलास। दैट मीन्स ये डेटा यूजलेस था, ये डेटा यूजलेस था। झेपा। हाँ, कुछ बच्चे यहाँ पे एक घान ये कर सकते हैं, घान मतलब सिर्फ लेंदी कैलकुलेशन ये कर लेंगे कि उन लोग के पास कॉइल का टर्न्स दिया है, तो दे विल यूज the current in the secondary by the current in the primary will be number of turns in the primary by number of turns in the secondary। बट इसमें आपको नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी दिया, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी में दिया, तो वो सब मत करना, स्टुपिडिटी। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था। आखिरी सवाल, एन एयर कोड सोलेनॉइड विथ लेंथ। ओके, ये लेंथ दिया है, एरिया दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, करंट दिया है, द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ, ये टाइम दिया है। हाउ मच इज द नियरली एवरेज बैक ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द एंड ऑफ द ओपन स्विच? ईएमएफ ढूंढना है, ईएमएफ। अब वो कैसे ढूंढेंगे? वेरी सिंपल, ईएमएफ इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। ईएमएफ इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है? मैग्नेटिक फील्ड टोटल इंटू एरिया टोटल। यहां तक क्लियर है? अब ये सोलेनॉइड है, तो ईएमएफ इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, सोलेनॉइड है ना, सोलेनॉइड का करंट इस स्विच ऑफ, ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। यू कैन से कि सर जब हमने करंट को स्विच ऑफ किया तो फ्लक्स वैसे भी जीरो हो गया। डी फाई का मतलब होता है चेंज। चेंज इन फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है? चेंज मतलब एक टाइम का फ्लक्स माइनस दूसरे टाइम का फ्लक्स, इनिशियल फाइनल आपको जो लेना है लो। तो वैसे भी एक टाइम का फ्लक्स तो जीरो हो गया, तो बचा क्या? चेंज इन फ्लक्स इज नथिंग बट द स्टार्टिंग का फ्लक्स। तो ईएमएफ का फॉर्मूला इज मैग्नेटिक फील्ड टोटल इनटू एरिया टोटल, एंड ये सब चेंज होने को जो टाइम लगा है टी। झेप रहा है क्या तुमको? मान लो स्टार्टिंग का फ्लक्स इज 100, ध्यान से सुनो, स्टार्टिंग का फ्लक्स 100 है, बट अगर आपने इसको स्विच ऑफ किया तो फाइनल फ्लक्स फिर कितना होगा? जीरो होगा ना। तो अगर आप लोग चेंज इन फ्लक्स निकालोगे तो कितना आएगा? तो चेंज इन फ्लक्स विल बी 100 माइनस जीरो विच इज 100 ओनली, मतलब इनिशियल जितना। छिपा लॉजिक? तो वो लॉजिक है कि चेंज इन फ्लक्स इज नथिंग बट इनिशियल फ्लक्स। नाउ ईएमएफ का फॉर्मूला इज चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम, नीचे टाइम एज इट इज, और फ्लक्स का फॉर्मूला इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इज म्यू नॉट स्मॉल एन आई। व्हाट इज एन? What is n? N is number of turns per unit length into area total. How much is the total area? That is equals to number of turns into area of one coil. ये बात एरिया टोटल का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ लूप्स या नंबर ऑफ टर्न्स
into area of one loop. जेपा तो EMF will be, और नीचे एक टाइम भी था, तो EMF will be mu naught into what was this small n? This small n was number of turns per unit length. तो इसकी जगह पे लिखूंगा मैं कैपिटल N by L as it is into I as it is into N as it is into area as it is, और नीचे एक टाइम था. N into N क्या होता है? N square होता है. तो EMF will be mu naught N square I area of one loop upon L into T. अब सबके वैल्यू डालो. ठीक है. म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है? म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷. जेबा क्या? म्यू नॉट का वैल्यू इंटू एन स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 500. तो 500 का स्क्वायर मतलब 500 इंटू 500 इंटू द करंट इज हाउ मच? करंट इज 2.5 इंटू द एरिया इज हाउ मच? इनिशियल एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा. सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए इंटू 10⁻⁻⁴. एरिया भी आ गया. नीचे क्या दिख रहा है? नीचे दिख रहा है लेंथ. हाउ मच इज द लेंथ बच्चों? 30 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं? 10⁻² करके. ये भी हो गया. इंटू टाइम. ये सब कुछ कांड होने को समय पे कितना लगा? 10⁻³ हाँ, इतना लंबा मैथमेटिक्स है इसका. अब सॉल्व करेंगे. 10⁻² और 10⁻³ मिक्स करोगे तो कितना आएगा? 10⁻5 आएगा. 10⁻5 अगर ऊपर भेजा तो क्या होगा? 10⁻5 हो गया. 10⁻4 और 10⁻5 will be 10⁻1. ये 10⁻1 और 10⁻7 will be equal to 10⁻6. नहीं समझा रहेगा, कुछ भी नहीं समझा रहेगा, पक्का है. कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा सोल्यूशन आपको इसका बता देता हूँ. जस्ट लुक अच्छे से. पहले इतना बताओ, 25 इंटू 4 क्या होता है? 25 इंटू 4 क्या होता है? 100. उसके साथ एक पाए दिख रहा है, ये पाए. ओके. 500 500. 5 और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 और 5 का स्क्वायर 25 होता है. दो जीरोस का स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पे दो जीरोस है, यहाँ पे दो जीरोस है, तो 4 जीरो हो गया. तो इंटू 10⁻4. ये भी क्लियर है. ओके. इंटू 2.5 एज इट इज. ये वाला 2.5 एज इट इज. झेप रहा है ना तुमको? अब ये 10⁻7 और 10⁻4. ए बेटा मिक्स करके बता दो. अरे मिक्स क्यों कर रहे? ये 10⁻7 एज इट इज, देखो. ये 10⁻1 एज इट इज और ये 10⁻4 एज इट इज. और नीचे 30 एज इट इज. 10⁻2 और 10⁻3 इज 10⁻5. अब देखो ये दो जीरो जो अपन ने मिक्स किया था 500 500, इसके दो जीरो मिक्स होके 4 जीरो हो गए. तो ये 4 जीरो और ये 10⁻4 उड़ जाएगा. झेपा झेपा. अभी एक जीरो ऊपर नीचे का गया तो 10 बचा, 5 बचा, 25 बचा, 2.5 बचा ऊपर, और बचा इसके साथ 10⁻7. नीचे क्या बचा? नीचे बचा 3 और 10⁻5. 10⁻5 ऊपर भेजो तो 10⁻5. तो ये हो जाएगा 10 पाई इंटू, और उसमें भी मैं 10 ना लिख के ये 0 2.5 को देता हूँ. तो 2.5 इंटू 10 हो जाएगा ये 25. ये 25 इंटू ये 25 इंटू ऊपर पाई दिख रहा है, नीचे आपको 3 दिख रहा है. झेप रहा है? बराबर ना? यहां तक तो हो गया. इंटू 10⁻⁻5 ऊपर जाकर 10⁻+5, मतलब 10⁻7 और 10⁻+5. तो कितना आएगा? 10⁻2 होगा. अब ये 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625. पाई मतलब 3.14 बाय 3 इंटू 10⁻². झेप रहा है क्या तुमको? अब बड़ा सिंपल है. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा. ऑब्वियसली इनको डिवाइड करूंगा ना अगर मैं 3.14 को 3 से, तो 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा. दैट मीन्स 625 इंटू 1 पॉइंट समथिंग. 625 इंटू 1 पॉइंट समथिंग. अब 625 इंटू 1 पॉइंट क्या होगा? 630 होगा या 640 होगा या 650 होगा. मुझे ऑप्शन दिख रहा है इसलिए मैं 650 लेता हूँ. इंटू 10⁻². अब 10⁻² मतलब नंबर 2 डिजिट से छोटा होगा, तो 6.5 वोल्ट आ गया आंसर. सुख की अनुभूति हुई होनी चाहिए. तो आई होप आपको सबको ये समझ में आ गया. ठीक है. अभी और भी वीडियोस आपको मिलेंगे. यहाँ पे आपका ईएमआई वाला लेसन पूरा एंड होता है. 2020, 2021 और 2022 समापन, दैट इज ईएमआई डन. इसके अलावा याद रखना एसी सर्किट्स 2020 में कंबाइंड में दिया हमारे बुक में. कंबाइंड, इट इज कंबाइंड विथ ईएमआई. दैट मीन्स 2020 का जो ईएमआई था इसके साथ एसी सर्किट हो गया है. तो अब आपको और दो वीडियो सिर्फ मिलने बाकी है, 2021 और 2022. उसमें आपका एसी सर्किट भी हो जाएगा.
ठीक है, आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। टाटा, बाय बाय।